सुखपुर एक साधारण सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और उसी सड़क के किनारे बसा था एक पुराना घर। सुबह सुबह गौरी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी सास सावित्री धूप में बैठी थीं और पास ही उसका 6 महीने का बेटा नींद में हल्का सा करवट बदल रहा था। गौरी, तू सुबह से लगी हुई है, थोड़ी देर बैठ जा। बचा हुआ काम तो दोनों बड़ी बहुएं भी कर सकती हैं। माँ जी, बस आंगन साफ कर लूं, फिर आराम कर लूंगी। मुन्ना छोटा है अभी, दिन रात का हिसाब नहीं होता ऐसे बच्चों का। और तू है कि खुद को भूलकर काम में लगी रहती है। पता नहीं क्यों माँ जी, काम के बिना बैठूं तो मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। आंगन के दूसरे सिरे पर सुनीता खड़ी थी। वह बाहर जाने ही वाली थी, पर वह गौरी और सावित्री की बात सुनकर रुक गई। अच्छा, तो अब बहुत दया आ रही है अपनी छोटी बहू पर। गौरी और उसका बेटा, बस अब तो वही सब कुछ है इनके लिए। और हमारी बेटियां, क्या वो बस इस आंगन में खेलने के लिए पैदा हुई थीं? सुनीता ने आंगन से रसोई की तरफ कदम बढ़ाए। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में जलन और ठंडी सख्ती थी। रसोई में प्रवेश करते ही उसने धीरे से निर्मला से कहा, देखा दीदी, आज फिर वही नाटक। माँ जी ने गौरी को बैठने दिया, उसके बेटे पर इतना प्यार बरसा रही हैं और हमारी बेटियों के लिए एक नजर भी नहीं उठाई। हाँ सुनीता, माँ जी की नजर हमेशा गौरी और उसके बेटे पर टिकी रहती है, जैसे हम सब यहाँ मौजूद ही नहीं हैं। जब से गौरी का बेटा हुआ है, माँ जी की नजर हमेशा उसी पर टिकी रहती है। हमारी बेटियां, क्या उनका होना किसी को दिखता भी है? निर्मला की आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर ठंडी गंभीरता थी, जैसे कोई फैसला लेने वाली हो। हमें अब चुप नहीं रहना चाहिए। अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये घर हमेशा गौरी और उसके बेटे का रहेगा और माँ जी की ममता हमेशा उसके लिए ही रहेगी। अगली सुबह आंगन में चाय की भाप उठ रही थी। सावित्री चौकी पर बैठी थीं। पास ही निर्मला और सुनीता बैठी थीं। दोनों के चेहरे पर बनावटी चिंता थी। माँ जी, कभी कभी लगता है घर में रहते हुए भी हम जैसे बाहर वाले हैं। हाँ माँ जी, घर में जब सबके आदमी बाहर हों तो काम और जिम्मेदारी बराबर बंटनी चाहिए। पर आप भी देखती हैं, कुछ बहुएं हमेशा अलग रखी जाती हैं। किसकी बात कर रही हो बहू? नाम लेने की क्या जरूरत है माँ जी, सब कुछ दिख ही जाता है। गौरी को ही देख लीजिए, हर बात में उसे पहले कहा जाता है, पहले सुना जाता है। सावित्री ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। कुछ पल चुप रहीं, फिर सीधी नजर से देखा। ऐसा कुछ नहीं है बहू, तुम दोनों मन में ये बात क्यों ला रही हो, मैं समझ नहीं पा रही। मेरे लिए तीनों बहुएं बराबर हैं, न कोई ज्यादा है न कोई कम। इतने में गौरी आंगन में आती है और बोलती है, माँ जी, नाश्ता तैयार है, देर हो रही है, आप सभी नाश्ता कर लीजिए। ठीक है बहू। सावित्री ने बात खत्म समझकर आंगन की तरफ नजर दौड़ाई। माहौल अभी भी हल्का सा तना हुआ था। बराबर, हमेशा यही शब्द, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है तो गौरी ही आगे रहती है। सुनीता कुछ कहना चाहती थी, फिर चुप रह गई। उसने नजरें झुका लीं। गौरी भोली और साफ दिल की थी। वह बिना कुछ कहे रसोई की ओर चली जाती है। दोपहर का समय था। गांव की गली में नीम के पेड़ तले 4-5 औरतें गोल घेरा बनाकर बैठी थीं। निर्मला और सुनीता भी उनमें शामिल थीं। अरे निर्मला, आजकल तो छोटी बहू बहुत चमक रही है। सुना है घर भर में उसी का नाम चलता है। चमक क्या, बस भोली बनने का ढोंग है। माँ जी के सामने ऐसे पेश आती है जैसे घर उसी ने संभाल रखा हो। निर्मला, बुरा मत मानना, पर तेरी सास जिस तरह छोटी बहू के बेटे पर जान लुटा रही है, वैसे में कल को सब कुछ उसी बेटे के नाम हो गया तो हैरानी नहीं होगी। सुनीता ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर उलझन और डर साफ था। तुम ठीक कह रही हो बहन, पर हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी का सारा ध्यान गौरी और उसके बेटे पर ही रहता है। हम बोले तो लगता है शिकायत कर रहे हैं, चुप रहें तो सब हाथ से निकलता दिखता है। एक दिन दोपहर को राधा और पूजा आंगन में मुन्ना के साथ खेल रही थीं। मुन्ना खिलखिला रहा था। पास ही गौरी बैठी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी आंगन में तेज कदमों की आहट हुई।
अरे पूजा, उठो वहाँ से। तुम्हें खेलने के लिए यही जगह मिली है क्या? राधा और पूजा चौंक गईं। उनकी हंसी एक पल में थम गई। अरे दीदी, क्या हो गया? अगर पूजा और राधा मुन्ना के साथ थोड़ी देर खेल ही ली तो क्या बुरा है? वो भी तो उनका भाई है। भाई, खून के रिश्ते ऐसे नहीं बनते गौरी। हर किसी को अपनी हद में रहना चाहिए। दूसरों के बच्चों से इतना लगाव ठीक नहीं होता। बाद में यही लगाव मुसीबत बन जाता है। रात उतर चुकी थी। घर के आंगन में बस दिए की मध्यम लौ जल रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन आंगन में निर्मला और सुनीता अब भी जाग रही थीं। दीदी, अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। दिन रात वही गौरी और उसका बेटा। हमारे बच्चों का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं रहा माँ जी के लिए। मैं सब देख रही हूँ सुनीता। चिंता मत करो, हर खेल का तोड़ होता है। कैसा तोड़ दीदी? मुझे गांव की औरतों से सुनने को मिला है, इस गांव से थोड़ा दूर काली घाटी के पास एक जगह है। वहां एक बाबा रहते हैं। बाबा? हाँ, लोग कहते हैं उनकी बात कभी खाली नहीं जाती। जो उलझन हो, जो रास्ता चाहिए हो, सबका हल बताते हैं। अंधेरे में निर्मला और सुनीता का फैसला तय हो चुका था। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। हल्की ठंडक हवा में घुली थी। निर्मला और सुनीता दबे पांव बाहर निकल पड़ती हैं। दीदी, मन अजीब सा डर रहा है। डर से कुछ नहीं होता सुनीता। अगर चुप रहेंगे तो हमेशा पीछे ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद निर्मला और सुनीता उन बाबा के पास पहुंच जाती हैं। गुफाओं के बीचों बीच एक बाबा बैठे थे। उन्होंने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, आओ बेटियों, आने में देर कर दी तुमने। आप हमें जानते हैं? जो यहाँ आता है उसकी परेशानी खुद ब खुद सामने आ जाती है। अब बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, हमें बस एक पुत्र की कमी है। हम दोनों माँ बनना चाहते हैं। ऐसा बेटा जो हमारा सहारा बने। ये लो, इसे साफ पानी में डालकर पी लेना। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बाबा। लेकिन हर चीज की कीमत होती है बेटियों। जिस रास्ते से वरदान आता है, उसी रास्ते से बलिदान भी देना पड़ता है। कैसा बलिदान बाबा? घर में जो सबसे कीमती हो, सोना, चांदी, गहने, वह तुम्हें मुझे चढ़ाना होगा। और याद रखना, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम्हारी इच्छा अधूरी रह जाएगी। ठीक है बाबा, जो मांगा है दे देंगे। बस हमारी मुराद पूरी हो जाए। तो जाओ और वादा मत भूलना। इधर सावित्री खाट पर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। गौरी पास ही मुन्ना को लिए बैठी थी और चुपचाप उसे देख रही थी। आज दोनों नजर नहीं आ रही। घर कुछ खाली सा लग रहा है। पता नहीं माँ जी, शायद मंदिर चली गई हो। कहीं चली गई हों या कुछ सोच रही हों। आजकल उनकी चुप्पी मुझे डराने लगी है। आपको लगता है वो मुझसे नाराज हैं? नाराजगी नहीं बहू, कभी कभी इंसान की इच्छा ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। इसीलिए कह रही हूं, अगर वो कुछ कहें तो दिल छोटा मत करना। ये घर सब्र से टिकता है, जवाब से नहीं। जी माँ जी, मैं समझ गई। निर्मला और सुनीता तेज कदमों से चल रही थीं। दीदी, बाबा ने जो मांगा है वो गहने हम लाएंगे कहाँ से? हमारे पास तो गिनती के ही हैं। किसने कहा अपने गहने देंगे? माँ जी के पास देखे नहीं तुमने? अलमारी भरी पड़ी है, सालों की जमा पूंजी। दीदी, अगर माँ जी को जरा सा भी आभास हो गया तो वो हमें जिंदगी भर के लिए दोषी मान लेंगी। शक तब होता है जब कोई गलती करे। हम ऐसा करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। डर उसके चेहरे पर था और लालच आंखों में। निर्मला और सुनीता घर में दाखिल हुईं। सामने सावित्री बैठी थीं और उसके पास ही गौरी चुपचाप खड़ी थी। आ गई तुम दोनों? इतनी देर कहाँ थीं? आज नजर नहीं आई सुबह से। हाँ माँ जी, कभी कभी घर से बाहर जाना भी जरूरी हो जाता है। पता नहीं क्यों बहू, पर घर में रहते हुए भी आजकल तुम दोनों बहुत दूर लगती हो। दूर तो लगेंगे ही माँ जी,
जब घर में किसी को हमारी जरूरत ही ना रह जाए। ऐसी बात क्यों सोचती हो सुनीता? आपकी लाडली बहू और पोता हर वक्त आपके पास रहते हैं, फिर हमें कौन याद करेगा? अब हमारी मौजूदगी से क्या फर्क पड़ता है? दीदी, आप दोनों ऐसा क्यों कह रही हैं? माँ जी तो सबकी हैं और मुन्ना तो बस बच्चा है। तुम नहीं समझोगी गौरी, कुछ बातें बिना कहे ही चुभ जाती हैं। अगर मुझसे जाने अनजाने में आप दोनों का दिल दुखा हो तो सच में माफ कर दीजिए। मेरा इरादा कभी बुरा नहीं रहा। कमरे में पल भर की खामोशी छा गई। सावित्री ने गहरी सांस ली। घर में अपनापन तुलना से नहीं, भरोसे से चलता है। कोई किसी से कम नहीं। तुम तीनों मेरे लिए एक बराबर हो। बात खत्म हो गई, लेकिन दिलों में जमा कड़वाहट अभी बाकी थी। रात का सन्नाटा गहरा हो चला था। घर सो चुका था। सावित्री के कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। निर्मला और सुनीता अपने योजना अनुसार दबे पांव अंदर घुसीं। गहनों की हल्की खनक हुई और फिर सब शांत। कुछ देर बाद आंगन के अंधेरे कोने में, दीदी, गहने तो ले आए, पर अब आगे क्या होगा? सुबह माची पूछेंगी ही, तब क्या कहेंगे? अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। माँ जी को ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि गहने हमने लिए हैं। ये गौरी किसी दिन तो काम आएगी ही। गौरी? पर दीदी, माँ जी तो उसकी हर बात मानती हैं। वो कैसे विश्वास करेंगी कि गौरी ऐसा कर सकती है? और क्या, माँ जी को उस पर बहुत भरोसा है ना, उसी भरोसे का फायदा उठाएंगे। निर्मला ने कपड़े में लिपटे गहनों में से एक हार निकाला। फिर दोनों दबे पांव गौरी के कमरे की तरफ बढ़ीं। कमरे में गहरी नींद का सन्नाटा था। फिर निर्मला ने गौरी के कपड़ों के बीच चालाकी से हार अंदर सरका दिया। अब खेल हमारे हाथ में है। अगली सुबह गांव के बाहर वही पुराना पीपल का पेड़। सुनीता और निर्मला घर के सारे गहने लेकर उस बाबा के पास पहुंच जाती हैं। बाबा, जो आपने मांगा था वो सब ले आए हैं, घर के सारे गहने। शाबाश बेटियों, ये ठीक किया तुमने। बाबा, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी ना? हाँ, अब तुम दोनों निश्चिंत रहो। खेल शुरू हो चुका है। अगले दिन दोपहर के समय घर के आंगन में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। सावित्री के चेहरे पर चिंता साफ थी। मेरे संदूक के गहने गायब हैं। मैं तुम तीनों से सच जानना चाहती हूँ। तुम तीनों में से किसने लिया है? माँ जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर सच छुपाना भी ठीक नहीं। कुछ दिन पहले रात में मैंने गौरी को आपके कमरे की तरफ जाते देखा था। ये क्या कह रही हो निर्मला? गौरी ऐसा कर ही नहीं सकती। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं माँ जी के गहने क्यों चुराऊंगी? अगर ऐसा है तो माँ जी, आप गौरी के सामान की जांच करवा लीजिए। सच अपने आप सामने आ जाएगा। सावित्री कुछ पल चुप रहीं। उसकी नजर गौरी के चेहरे पर ठहर गई, आंसुओं से भरा पर मासूम। गौरी, मैं तुम पर शक नहीं करना चाहती, पर सवाल उठ गया है तो जवाब भी देना होगा। माँ जी, आप चाहें तो देख लीजिए। मेरा दिल साफ है, मुझे डर नहीं। निर्मला ने खुद आगे बढ़कर कपड़े हटाए। सबकी सांसें थम गईं जब अंदर से एक हार निकला। ये तो मेरा ही हार है। गौरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने सच में मेरे गहने चुराए? माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। गौरी, मैंने तुम तीनों के लिए ही ये गहने रखे थे। अगर ये हार तुम्हारे पास है तो बाकी गहने कहाँ हैं? माँ जी, अब और क्या सबूत चाहिए? पक्का इसने बाकी गहने बेच दिए होंगे। आजकल लोग बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। नहीं माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कोई गहना नहीं लिया। सावित्री की आंखें भर आईं। उसका दिल मानना नहीं चाहता था, लेकिन हाथ में पकड़ा हार उसे मजबूर कर रहा था। गौरी, काश मेरा दिल आज भी तुम्हारा यकीन कर पाता, लेकिन ये हार, ये मेरी आंखों के सामने सब कुछ बदल रहा है। जब तक सच सामने नहीं आ जाता, मैं तुम्हें अपने ही घर में रोक नहीं सकती। माफ करना। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ नहीं बोली, बस
आंसुओं के साथ सिर झुका लिया। जैसा आप ठीक समझे माँ जी। वो अपने बेटे को लेकर घर से बाहर चली गई और उसके साथ ही उस घर से ममता, भरोसा और सुकून भी बाहर निकल गया। गौरी के जाने के बाद आंगन में अजीब सी खामोशी थी। निर्मला ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मन हल्का लग रहा है दीदी। लग रहा है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही तो चाहिए था। अब माँ जी का सारा ध्यान हमारी बेटियों पर रहेगा। दोनों हंस पड़ी। आंगन में दिया टिमटिमाया और साजिश अब बेखौफ हो चुकी थी। गौरी अपने बेटे के साथ अकेली मायके में थी। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। घर सुनसान था, पर यादें हर कोने में थीं। न जाने मेरी किस्मत में ही क्या लिखा है। सच होते हुए भी हर बार दोषी मैं ही बन जाती हूँ। पर मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। एक दिन सच्चाई खुद बोलेगी। इधर कुछ दिनों बाद दोपहर में सावित्री के घर का दरवाजा खुला। सफर से लौटे तीनों बेटे आंगन में आए। अरे, आ गए तुम लोग? रास्ता ठीक रहा ना? कितना इंतजार किया मैंने। हाँ माँ, सब ठीक रहा। आपकी याद ही तो जल्दी खींच लाई। रमेश ने नजरें घर में दौड़ाईं। उसे कुछ खटक गया। घर भरा भरा था, फिर भी कुछ कमी सी थी। माँ, गौरी और मुन्ना दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए दोनों? आंगन में गहरी खामोशी हो गई। सावित्री का चेहरा उतर गया। कुछ पल चुप रहने के बाद, बेटा, गौरी अपने मायके चली गई। सावित्री ने भारी मन से धीरे धीरे उस दिन की पूरी बात रमेश को बताई। उसकी बात सुनकर रमेश का चेहरा सख्त हो गया। आंखों में गौरी के प्रति यकीन साफ झलक रहा था। माँ, गौरी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। वो वहां एक पल भी नहीं रुका। बिना कुछ कहे सीधे गौरी के मायके की ओर निकल पड़ा। कुछ समय बाद रमेश गौरी के पास पहुंचता है। दरवाजे पर खड़ा होकर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गौरी, घर पहुंचा तो तुम और मुन्ना वहां नहीं थी। माँ ने सब कुछ बताया। मैंने माँ जी के गहने नहीं लिए थे, पर पता नहीं वो हार मेरे पास कैसे आ गया। मुझे तुम पर विश्वास है गौरी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। जरूर किसी की साजिश होगी। गौरी ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल में सवालों की हलचल थी। सावित्री के चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसके मन में गौरी और उसके बेटे की तन्हाई और हालात की छवि बार बार घूम रही थी। गौरी और मुन्ना पता नहीं अब कैसे होंगे। उनकी हालत सोचकर दिल बेचैन हो जाता है। माँ जी, आप अब भी उसकी चिंता कर रही हैं। याद है, वही गौरी ने आपका गहना चुराया था। सावित्री ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कमरे में शाम की हल्की रोशनी थी। सुनीता और निर्मला खिड़की के पास बैठी थीं। दोनों के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। दीदी, अब तक हम दोनों गर्भवती नहीं हो पाई। क्या पता वो बाबा की बातें कहीं झूठी तो नहीं थीं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है सुनीता। हमें पता लगाना होगा कि सच क्या है। दोपहर की धूप तेज थी। गौरी अपनी झोपड़ी के बाहर मिट्टी की जमीन पर बैठी थी। सामने सूखी हुई धरती, सिर पर जलता सूरज और मन में उमड़ते सवाल। तभी उसकी नजर कुछ दूर सड़क के किनारे एक बूढ़े साधु पर पड़ी, जो गर्मी और प्यास से बेहाल होकर जमीन पर गिरने ही वाला था। बेटी, अगर एक घूंट पानी मिल जाए। सुबह से कुछ खाया नहीं, प्यास से जान निकल रही है। गौरी एक पल भी नहीं रुकी। वो झोपड़ी में गई और जल्दी से एक गिलास पानी लेकर लौटी। साधु ने पानी पिया, गहरी सांस ली। तभी गौरी को याद आया, आज के लिए उसके पास बस एक सूखी रोटी ही थी। उसने बिना सोचे रोटी निकालकर साधु की ओर बढ़ा दी। बाबा, ये रोटी खा लीजिए, आप बहुत भूखे लग रहे हैं। पर बेटी, ये तो तेरे हिस्से की रोटी है, तू क्या खाएगी? मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, आज नहीं तो कल गुजारा हो ही जाएगा। आप खा लीजिए। तेरे घर में एक दाना भी नहीं
और तूने अपना आखिरी निवाला भी मुझे दे दिया। बेटी, तू धन्य है। गौरी कुछ समझ पाती उससे पहले ही साधु उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे से कमजोरी गायब हो चुकी थी। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं बेटी। मैं तेरी दया और निस्वार्थ सेवा की परीक्षा ले रहा था और तू उस परीक्षा में पूरी तरह सफल हुई। मांग बेटी, आज जो चाहेगी वही मिलेगा। सोने चांदी से भरा महल या हीरो जवाहरात का ढेर। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी सास अपनी आंखों से सच देख सकें, उन्हें समझ आए कि मैं बुरी नहीं हूँ। बस यही मेरी मांग है बाबा। तथास्तु बेटी, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। सच अब ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। फिर वह साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। गौरी वहीं खड़ी रह गई, डरी हुई, पर मन में पहली बार एक अजीब सा सुकून। रात गहरी हो चुकी थी। झोपड़ी में बस दिए की हल्की रोशनी थी। जब रमेश घर आता है तो वह देखता है गौरी आज खुश लग रही थी। आपको पता है, आज एक साधु बाबा हमारे घर आए थे। वे बहुत भूखे प्यासे थे, तो मैंने उन्हें पानी पिलाया और अपनी रोटी खाने के लिए दे दी। तुमने बहुत अच्छा किया गौरी। दूसरों की मदद करना भगवान की पूजा से कम नहीं होता। सूरज की पहली किरण आंखों पर पड़ी तो गौरी की नींद खुली और अचानक ठिठक गई। मिट्टी की दीवारें नहीं थीं, ऊपर मजबूत छत, आसपास चमकता हुआ कमरा। सुनिए, जरा देखिए तो। ये सब कैसे हो सकता है? जरूर, ये उन्हीं साधु बाबा की कृपा होगी। कल उन्होंने जो कहा था वही सच हो गया। उधर घर के एक कोने में सुनीता और निर्मला आमने सामने बैठी थीं। दीदी गौरी को देखे कितना वक्त हो गया। पता नहीं अब उसकी जिंदगी कैसी चल रही होगी। हाँ, झोपड़ी में रहने वाली और क्या ही हालत होगी। चलो जरा हालचाल पूछ आते हैं। सुनीता और निर्मला कच्ची सड़क से चलती हुई गांव के उस छोर पर पहुंची जहां झोपड़ियां खत्म होकर खुले खेत शुरू होते थे। अचानक सुनीता के कदम रुक गए। दीदी, जरा देखो तो। सामने एक बड़ा सजा धजा घर खड़ा था। उसके बाहर गौरी झाड़ू लगा रही थी, सादे कपड़ों में, शांत चेहरे के साथ। निर्मला ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। अरे गौरी, तू यहाँ काम करती है क्या? नहीं दीदी, ये मेरा अपना घर है। मैं यहाँ काम नहीं करती। वाह, अब झूठ बोलना भी सीख गई। तेरा घर, ये इतना पैसा आया कहाँ से? या फिर कहीं चोरी तो नहीं किया तूने, जैसे माँ जी के गहने चुराए थे? नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की। जो हुआ वो बाबा की कृपा से हुआ। फिर गौरी ने उन्हें साधु बाबा की सारी बात बता दी। सुनीता और निर्मला चुपचाप सुनती रहीं। चेहरे पर हैरानी थी, पर आंखों में कुछ और ही चमकने लगा। थोड़ी देर बाद लौटते हुए, दीदी, अगर वो बाबा हमें मिल गए तो इस बार हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम भी अपनी हर इच्छा पूरी करवाएंगे। एक दिन दोपहर ढल रही थी। घर के बाहर की कच्ची राह से वहीं साधु बाबा धीरे धीरे गुजर रहे थे। निर्मला और सुनीता आंगन में थीं। नजर पड़ते ही दोनों चौंक गईं। पल भर में ही चेहरे पर भोलेपन का नकाब चढ़ गया। दीदी, शायद यही है वो बाबा। बाबा प्रणाम। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, भूख भी लगी होगी। रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना ले आती हूँ। नहीं बेटी, मैं भूखा नहीं हूँ। बाबा, आप तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं ना, हमारी भी कर दीजिए। हम बहुत दुखी हैं। हाँ बाबा, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी कमी है। हमें एक पुत्र चाहिए। बस यही आशीर्वाद दे दीजिए। बाबा कुछ पल चुप रहे। हवा थम सी गई। फिर उन्होंने भारी सांस ली और कहा, मैं उन्हीं की इच्छा पूरी करता हूँ जिनका दिल साफ हो, जिनकी जरूरत सच्ची हो और नीयत पवित्र। अरे ऐसे कैसे? हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे और गौरी की कर दी? उसका दिल कौन सा इतना साफ था बाबा?
उसने तो हमारी सास के गहने चुरा लिए थे। बस करो तुम दोनों। झूठ की भी एक हद होती है। तुम दोनों बहुत बड़ी पापी हो। गौरी नेक है, साफ दिल की है। ये बात तुम दोनों अच्छे से जानती हो। तुमने उसके साथ अन्याय किया है, झूठ बोला, उसे अपमानित किया और अपनी सास की ममता से उसे दूर किया। अरे बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम दोनों को इस जन्म में कभी पुत्र सुख नहीं मिलेगा और तुम्हारा पूरा जीवन मुसीबतों और पछतावे में कटेगा। बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अब सब समझ आ गया है बाबा, हम अपनी भूल सुधारेंगे, आप हमारा विश्वास कीजिए। फिर बाबा बिना कुछ कहे मुड़े और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनके जाते ही दोनों घर में दाखिल होती हैं। आंगन में सावित्री बैठी हैं, दोनों के चेहरे उतरे हुए। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? कैसी गलती बहू? तुम दोनों ऐसे कांप क्यों रही हो? ठीक तो हो? माँ जी, उस दिन वे गहने गौरी ने नहीं चुराए थे। वो हार हमने ही गौरी के कपड़ों में छुपाया था। गौरी बिल्कुल निर्दोष है, हमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। यह सुनते ही सावित्री सन्न रह जाती है। कुछ पल तक शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। ये तुम दोनों ने क्या किया? इतना बड़ा पाप करते वक्त जरा भी नहीं सोचा? उस दिन गौरी को मैंने कैसी कैसी बातें कह दी थी, आज सोचकर शर्म से सिर झुक जाता है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। पुत्र पाने के लालच में हम इतनी अंधी हो गई थीं कि गलत और सही का फर्क ही भूल गईं। तुम दोनों को मुझसे नहीं, गौरी से माफी मांगनी चाहिए। मुझे तो आज तुम्हें अपनी बहू कहते हुए भी संकोच हो रहा है। अगली सुबह हवा में हल्की ठंडक है। सावित्री, निर्मला और सुनीता चुपचाप गौरी के घर के सामने खड़ी हैं। गौरी सामने आती है। अरे माँ जी, आप सब यहाँ आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। गौरी बेटा, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने आए हैं। उस दिन मैंने जो कहा वो एक माँ के मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। तुम सच थी, फिर भी मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। आपका सिर झुका देखना मुझसे सहा नहीं जाएगा। गौरी, हमने अपने स्वार्थ में आकर तुम्हारी इज्जत पर दाग लगाया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है गौरी, माफी के काबिल नहीं है, फिर भी मांगने आए हैं। दीदी, जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता, पर अगर दिल से पछतावा है तो मैं आप सबको माफ करती हूँ। तीनों के चेहरों पर हल्कापन है और उस सुबह में सच्चे पश्चाताप की शांति घुल जाती है।